प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से मजेदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर जो आप लोगों का 3 नन हिंदी का है, उसका आज हम लोग जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे को करने वाले हैं। आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से पता ही होगा कि हम लोग अभी नन हिंदी को स्टार्ट कर चुके हैं और उसका जो है चैप्टर ये 5 होगा शायद चैप्टर। हाँ, ये 5वां चैप्टर है। ठीक है, हमने आप लोगों को पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा करवा दिया। ये चारों चैप्टर का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव करवा दिया है और आशा करते हैं कि आप सभी देख भी लिए होंगे अच्छे तरीके से और समझ भी गए होंगे। ठीक है, तो आज ये 5वां चैप्टर है और इसका देखिए ये 5वां चैप्टर है। ठीक है, देखिए हम अच्छा से लिखते हैं। ये 5वां चैप्टर है। ठीक है, और ये आपका 5वां चैप्टर क्या है? हुंगरू का जल प्रताप। हुंडरू हुंडरू का जल प्रपात। ठीक है, ये आप लोगों का चैप्टर नेम है। ठीक है, और सबसे पहले इसे कुछ आप लोगों को जैसे कि याद रखना है कुछ चीजें। जैसा कि ये पूछेगा कि जो कि आपका जो ये चैप्टर है हुंडरू का जल प्रपात, ये क्या है? तो ये आप लोगों का यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, ये यात्रा वृत्तांत है, ये आपको याद रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि इस चैप्टर में किस शहर के बारे में पढ़ते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है छोटा नागपुर के बारे में पढ़ते हैं। छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर। उसके बाद आप लोगों को और भी इससे कुछ ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और उसके बाद हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव करके सारा डॉट को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका जो लेखक है वो कौन है? तो इनका जो लेखक है वो है कामता प्रसाद सिंह काम। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है इनके लेखक के बारे में। कामता प्रसाद कामता प्रसाद सिंह काम। काम इनका उपनाम है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ये इनका लेखक है। बाकी ये यात्रा वृत्तांत है और इसमें हम लोग छोटे नागपुर के बारे में पढ़ते हैं। इस चैप्टर में जो है ये जो आप लोगों का चैप्टर है, इस चैप्टर में जो है छोटा नागपुर को स्वर्ग का एक टुकड़ा कहा गया है। ये भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। बाकी अब देखिए ऑब्जेक्टिव जो भी है हम लोगों का, उससे सारा डॉट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बारीकी से देखिए, अच्छे तरीके से समझने का और आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, हुनरों के झरने की ऊंचाई कितनी है, ये आप लोगों का देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये 25 में पूछा गया है, 24 में पूछा गया है और 23 में पूछा गया। ये आप लोगों का तीन तीन बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिए। यहाँ पूछा गया इस झरने का ऊंचाई क्या है। आप लोगों को झरने तो पता ही होगा, जो कि ऊपर में पत्थर टाइप से कुछ कुछ रहता है, यानी पत्थर रहता है और उसके ऊपर से जो नीचे पानी आता है, पत्थर के ऊपर में पत्थर रहता है, उससे नीचे जो पानी आता है उसी को हम लोग झरना बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये जो झरना है हुंडरू का झरना, इसका ऊंचाई कितना है? तो इसका ऊंचाई का अगर हम बात करेंगे तो ये 243 फुट है। इसका ऊंचाई कितना है? 243 फुट है। ये आपको याद रखना है और इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी आंसर अच्छे तरीके से कर पा रहे होंगे और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, रांची से हुंडरू कितना मील दूर है? देखिए रांची से हुंडरू, एक तो रांची से और एक आप लोगों को और क्या पूछा जाएगा, एक आपको क्या है, पुलिया पुलियावली पुलियावली कुछ इसी टाइप से नाम है। आपको दो पूछा जाएगा कि दोनों से दूरी कितना है। ठीक है, तो रांची से सबसे पहले पूछा गया और देखिए ये 25, 20 और 19 और 18 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आपका 27 मील दूर हो जाएगा। ठीक है, 27 मील दूर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रांची से हुंडरू का जो दूरी है वो 27 मील है। आगे देखिए, लेखक कामता प्रसाद सिंह काम के अनुसार किस स्थान के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति है? सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति मतलब वहाँ के जो भी आदमी है, सब में अपने आप में एक बहुत ही अलग टाइप का अंदाज है। मतलब वो गरीब है वो लोग, लेकिन मतलब उनमें मतलब वो टाइप का नहीं है कि हम गरीब है। मतलब कुछ होता है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिसको वो गरीब होते हैं, तो उसको हमेशा इस चीज का अपने अंदर में रियलाइज करवाता रहता है कि हम गरीब है, हम ये नहीं कर पाएंगे, ये नहीं हो पाएगा। मतलब सादगी मतलब अलग टाइप का, एक दूसरा टाइप का अंदाज। तो मतलब कहाँ का लोग है जिसके अंदर सादगी पूरा भरा हुआ है और वो गरीबी भी उसमें, मतलब वो लोग गरीब भी है, यानी गरीबी की मूर्ति और सादगी के अवतार कहाँ के लोग हैं?
तो ये आप लोगों को जब पूछा जाएगा तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी मारिएगा, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर के बारे में बहुत सारा जो चीज़ है, मतलब उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। वहाँ का जो जंगल है, किस तरह का रोड है, किस तरह से वहाँ पे मतलब चिड़िया का आवाज सब आता रहता है, अलग वातावरण है, अलग टाइप का प्रकृति है, सारा कुछ अलग अलग है। इसके बारे में पूछा गया। नहीं, इसको कहा गया है स्वर्ग का टुकड़ा। लेखक इसको स्वर्ग का टुकड़ा बोले हैं। स्वर्ग का टुकड़ा, ये आप लोगों को याद रखना है, टुकड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। आगे देखिए, चौथा क्वेश्चन है, हुंड्रू का जल प्रपात शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये शीर्षक पाठ का साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये यात्रा वृत्तांत है। ये यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और ये देखिए कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, और उस सारे क्वेश्चन को आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है। और अब आप उसको भूलिएगा तो अब नहीं होगा, अब याद करने का टाइम है। ठीक है, तो याद करिए। और ये यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि हम यात्रा के दौरान जो भी कुछ लिखते हैं उसको यात्रा वृत्तांत कहते हैं। जैसे कि कामता प्रसाद जो सिंह कामता प्रसाद सिंह काम जो है, वो घूमने गए थे वहां पे छोटा नागपुर में। ठीक है, यानी हुंडू का झरना देखने के लिए गए थे। और उस वो देखने के दौरान, यानी अपनी यात्रा के दौरान वो जो भी कुछ देखते गए, जैसे कि मान लीजिए हम देखे कि हाँ यहाँ पे एक झरना, मतलब जंगल है, यहाँ पे रंग बिरंगा टाइप का चिड़िया है, ऐसे ऐसे आवाज कर रहा है। ठीक है, हम देखे, फिर कुछ दूर गए, मतलब अभी देख लिए, ठीक है, फिर कुछ दूर गए, फिर वहां पे बैठ करके हम सारा कुछ लिख रहे कि यहाँ पे, मतलब जगह का नाम, यहाँ पे जंगल है बहुत सुंदर, यहाँ पे बहुत सुंदर चिड़िया है, यहाँ पे अलग अलग टाइप का चिड़िया है, इस कलर का है, उस कलर का है। इस तरीके से जो भी यात्रा के दौरान जो लिखा जाता है उसको यात्रा वृत्तांत कहते हैं। इसको याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद एक आत्मकथा होता है। ठीक है, कुछ चीजें आपको याद रखना है। एक तो यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत होता है एक। ठीक है, यात्रा वृत्तांत पहला चीज, जो यात्रा के दौरान जो लिखा जाता है, यात्रा के दौरान जो लिखते हैं, यात्रा के दौरान उसको यात्रा वृत्तांत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है आत्मकथा। आत्मकथा 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 जो होता है, जो मतलब अपना अंदर का जो भी बात है, मतलब मेरा जो बात है उसको जो हम लिखेंगे, मतलब खुद का बात जो लिख रहे हैं उसको आत्मकथा बोला जाता है, यानी खुद की बातें। ठीक है, खुद की जो बातें होती है उसको हम लोग लिखते हैं, खुद की बातें को मतलब हम लोग आत्मकथा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक होता है जीवनी। जीवनी, ठीक है, जीवनी क्या होता है? जैसे कि जीवनी है तो जीवनी किसी के जीवन के बारे में हो सकता है, मेरा अपना खुद का भी जीवन हो सकता है, किसी और का भी जीवन हो सकता है। जैसे कि कोई बड़े बड़े जो लेखक होते हैं, बड़े बड़े जो कवि होते हैं, उसके बारे में कोई और कवि लिखते हैं। तो इस तरीके से, जैसे कि आपका जो मैथिली का, याद कीजिए मैथिली का, आपकी मैथिली 10th का जो मैथिली है उसमें मैथिली जो है उसमें आपका एक दिया गया है, जीवनी टाइप से कुछ दिया गया है। मतलब अशोक क्या है, बाबा का आत्मीयता। अशोक अशोक जो लिखे हैं, बाबा का आत्मीयता, बाबा का आत्मीयता। ठीक है, बाबा का आत्मीयता, ये किसने लिखे, ये कौन लिखे हैं? तो ये अशोक लिखे हैं। और ये इसमें जो है नागा अर्जुन जो है, यानी जो बाबा है वैद्यनाथ मिश्र यात्री, उनके बारे में लिखा गया है। तो इस तरीके से जो जीवनी जो होता है वो किसी के बारे में भी, यानी किसी के भी जीवन के बारे में हो सकता है। जैसे कि आपका हिंदी में भी एक है कर्पूरी ठाकुर, उसमें भी लिखा लिखा गया है किसी और के बारे में। किसके बारे में लिखा गया? तो उसमें लिखा गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, कर्पूरी ठाकुर में जो है वो कर्पूरी ठाकुर के बारे में लिखा गया है। ठीक है, और एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, दीनबंधु निराला है, तो उसमें लिखा गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। अब वो भी जीवनी है, यानी किसी, अच्छा वो नहीं बनते, सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन वो कर्पूरी ठाकुर वाला जो है वो जीवनी है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, जीवनी जो होता है ना वो किसी किसी के जीवन के बारे में लिखा होता है, उसी को हम लोग जीवनी बोलते हैं। ठीक है, याद रखने आप लोगों को, यानी यहाँ पे लिख देते हैं हम किसी के जीवन के बारे में। ठीक है, किसी के जीवन के बारे में। ठीक है, उसके बाद एक होता है एकांकी। एकांकी, ये आपकी विधा जो होता है ना, जो भी लिखा जो जाता है, वो लिखने का जो विधा होता है उस इस तरीके से होता है। कोई आत्मकथा होता है, कोई मतलब कोई यात्रा वृत्तांत होता है, कोई आत्मकथा होता है, कोई जीवनी होता है, कोई एकांकी होता है, कोई कहानी होता है, कोई कविता होता है। इस तरीके से एकांकी जो होता है उसको हम लोग नाटक टाइप से भी बोल सकते हैं। एकांकी को हम लोग नाटक भी बोल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा इधर उधर होता है लेकिन नाटक टाइप से ही होता है। ठीक है, और उसके बाद कहानी तो आप लोग भली भांति जानते ही है।
कहानी तो आप लोग भली भांति जानते ही हैं। एक आपका बाल गोविंद भगत जो आपका चैप्टर है, बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद भगत, ये आपका रेखा चित्र है, ठीक है, ये आपका रेखा चित्र। अब बोलेगा मैम रेखा चित्र क्या होता है? रेखा चित्र क्या होता है, जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि हम किसी के बारे में जानते हैं, यानी हम किसी को अपने आंख से सब कुछ करते हुए देखे हैं, ठीक है, तो हम उसके बारे में कभी हमको अचानक से याद आ गया, ठीक है, तो जैसे उसको हम देखे हैं एंड टू एंड वैसे ही अगर हम लिख देंगे तो वो एक तरह से रेखा चित्र हो जाता है, ठीक है, एक तरह से वही होता है। या तो फिर बोल सकते हैं कि उसके रेखा में अगर हम रख करके कुछ भी लिखते हैं, यानी उसके मुताबिक वो जो भी किए उसके हिसाब से जो भी लिखेंगे तो वो रेखा चित्र हो जाता है। इस तरह के आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। और एकांकी नाटक टाइप से होता है, बस थोड़ा ही डिफरेंट था, बाकी कहानी और कविता तो आप लोग भली बात ही जानते हैं, बाकी और तो कुछ होता नहीं है, ठीक है, ठीक है, इतना ही होता है ना। हम्म, क्या होता है और? अच्छा हाँ, एक निबंध भी होता है। निबंध तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, निबंध में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि डायरेक्ट जो भी होता है, जिसके जिसके बारे में हम लोग लिख रहे हैं उसके बारे में सारा डिटेल लिख देते हैं एक डिसन से पूरा, वो निबंध हो जाता है, ठीक है। ये समझ गए होंगे। तो यहाँ पे पूछा गया कि हुंडू का जल प्रताप जो है ये किस विधा साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये जो है यात्रा वृत्तांत, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे देखिए, हुंडू का जल प्रताप किस राज्य में है? ये आप लोगों का जो झारखंड है वहां पे है, ठीक है, याद रखिएगा, ये झारखंड में है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और ये देखिए कि कहाँ कितना बार पूछा गया है। बस देखते रहिए बाबू, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही आपके लिए लेके आते हैं, क्योंकि अब एग्जाम को टाइम बहुत कम है और वही पढ़ना है, वही अब पढ़ना है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे और जो पूछा जाएगा बस वही पढ़ना है, अब इधर उधर कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखिए 6 नंबर छठा क्वेश्चन है, हुंडू का जल प्रताप शीर्षक अध्याय में कितने प्रति विश्वास प्रकट किया गया है? हुंडू, अच्छा किसके किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है? हुंडू का जल प्रताप जो है इस शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है? तो ये बहुलवादी संस्कृति के प्रति, ये बहुलवादी संस्कृति के प्रति जो है यहाँ पर इस चैप्टर में, इस शीर्षक में आपका विश्वास प्रकट किया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये कितना बार पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिएगा इसको, ठीक है। आगे 7वां क्वेश्चन है, अपने निरंतर संघर्ष से नदियां पत्थरों को खदार खदार कर नवीन आकार में प्रस्तुत कर रही है, तो लोग उसे क्या कहकर पूछते हैं? यहाँ पे ये देखिए 24 में पूछा गया, उसको शालिग्राम का है, शालिग्राम का क्या पूछते हैं? श्वेत शालिग्राम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि शालिग्राम को पूजा जाता है ना हिंदू धर्म में, तो वही होता है। तो जो भी पत्थर है वो नदी को ऐसे काट काट कर जो अपना अलग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, खदार खदार कर जो अपना नवीन एक आकार दे रहा है, तो उसको लोग क्या कह के पूछते हैं? श्वेत शालिग्राम। श्वेत का मतलब होता है उजला, और शालिग्राम जो है आप लोग समझते ही होंगे, जो भी हिंदू धर्म के होंगे उसमें ये शालिग्राम को पूजा जाता है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहाँ का पानी कहीं सौंप की तरह चक्कर काटता है, कहीं क्या हिरन होगा, अच्छा हरिन की तरह छलांग भरता है, और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। देखिए ये 24 नंबर में पूछा गया, 2024 में पूछा गया। पूछा कहाँ का पानी, तो ये हुंडरू का पानी हो जाएगा, ठीक है, ये हुंडरू का जल प्रताप का पानी हो जाएगा। इन हुंडरू जो झरना है ना, बहुत ही प्यारा, आकर्षक और बहुत ही सुंदर झरना है, जिसके बारे में लेखक बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे तरीके से उसका बड़ाई करते हैं, उसके बारे में लिखते हैं कि वो बहुत अच्छा है। सारा झरना, बहुत सारा झरना है और सब अपने आप में एक अलग अंदाज का है, लेकिन ये जो झरना है हुंडरू का झरना, ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत कौन शीर्षक पाठ है? तो ये आपको हुंडरू का जल प्रताप हो जाएगा, अच्छा जल प्रपात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे, साध्य की प्रवृत्ता और महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो, ये किसकी उक्ति है? तो ये महात्मा गांधी की उक्ति है, ठीक है। ये आपका मॉडल पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था इसी टाइप का, मतलब इसी बार जब अभी हम आपको जो करवा रहे, जो कि आप लोग 26 में एग्जाम दीजिएगा, देखिए कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है, 26 में एग्जाम दीजिएगा ना, तो उसी एग्जाम का जो मॉडल पेपर निकला जिसके बारे में आपको सोल्यूशन करवा चुके हैं, उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो हम क्या किए थे, तो गलती से आपका शायद मोहम्मद इकबाल लगा दिए थे, नहीं हम आंसर इसका गलत लगा दिए थे। तो एक बच्चा कोई था स्टूडेंट जो कि कमेंट किया था कि मैम हमको लग रहा है कि ये जो 60 नंबर क्वेश्चन है, 60 नंबर जो ये क्वेश्चन है, हमको लग रहा है मैम कि ये गलत है। देखिए उस वो जो बच्चा जो था, वो एक तो सही है कि वो पूरा सब क्वेश्चन को ध्यान से देखा, इसके लिए तो अलग ही टाइप का दिल में बोल सकते हैं कि खुशी हुआ कि वो बच्चा कोई तो है जो कि अच्छे तरीके से पूरा वीडियो को गौर से देखा, तब तो उसको समझ में आया कि कौन क्वेश्चन गलत है, क्योंकि सबको समझ में नहीं आता है।
बच्चा बहुत कमेंट करता है, बहुत स्टूडेंट कमेंट करता है कि ये सही है, गलत है, मतलब ठीक है, अच्छा लगा क्लास, अब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो भी पूछे वगैरह वगैरह सब कमेंट करते हैं, कहाँ से हो नहीं हो। लेकिन वो बच्चा जो कमेंट किया, देखिए सबसे पहले तो वो जो बोला कि मैम हमको लग रहा है ना कि ये 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर गलत है, सबसे पहले तो उसका जो बोलने का जो तरीका है वो हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ठीक है, और उसके बाद जो इस तरीके से जो वो बोला कि 60 नंबर हमको गलत लग रहा है, इसका मतलब हमको लगा कि वो अच्छे तरीके से पूरा क्लास को गौर से देखा है और उसको समझा है, तब उसको पता चला कि वो 60 नंबर क्वेश्चन गलत है। और सच में बाबू 60 नंबर क्वेश्चन रियली में गलत था, क्योंकि उसका आंसर जो है महात्मा गांधी होता, लेकिन हम मोहम्मद इकबाल लगा दिए। ठीक है, उस पर हमें होगा तो एक शॉर्ट वीडियो बना करके आपको बता देंगे, ठीक है, और नहीं तो फिलहाल आप तो समझ ही गए होंगे। अब बाकी आपका जो बोलने का तरीका था वो हमको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से कितनी मील दूर धुंडू का जल प्रपात है। क्या है, जल प्रपात है। देखिए, स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से कितनी मील दूरी पर, कितनी मील दूरी पर, तो ये 50 मील दूरी हो जाएगा। ठीक है, ये स्वर्ण रेखा नदी से कितना मील दूरी है, हुंडू का झरना 50 मील दूरी पर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, झरना के एक और का जंगल रांची में है, दूसरी ओर का जंगल कहाँ है। एक झरना के एक ओर का जो जंगल है वो रांची में है, तो दूसरी ओर का जंगल किधर है, तो वो दूसरी ओर का जंगल हजारीबाग में है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सबूर, सिंहभूम सिंहभूम एवं बालासोर जिलों से होकर कहाँ मिलती है। अच्छा, स्वर्ण रेखा नदी ये रांची, धनबाद, सिंहभूम और क्या है, बालासोर जिले से होकर कहाँ मिलती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, पुरुलिया रोड से हुंगरू का, हाँ ये बोले थे ना आपको, एक रांची से पूछा जाता है और एक ये पुरुलिया रोड से पूछा जाता है। तो यहाँ से पूछा गया इसका दूरी कितना है, हुंडू का झरना का दूरी, तो ये 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। देखिए, ये पूछा गया क्वेश्चन है बाबू। आगे, अवरक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया, तो ये हुंडू का जल प्रताप में किया, जल प्रपात में किया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। आगे, दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से ना जाने कितना पानी यह पहाड़ दान कर चुका है, पर इसको कोई अभिमान नहीं। ये किस पाठ से संबंधित है, तो ये हुंडू का जल प्रताप से संबंधित है, जल प्रपात से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि झरना जो होता है वो पहाड़ से ही गिरता है, ऊपर से जो पत्थर होता है, पहाड़ होता है, उससे नीचे पानी आता है, उसी को झरना बोलते हैं, और उसी में ये चीज यहाँ पे कहा गया है इस चैप्टर में। 17वां क्वेश्चन देखिए, छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति, यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है, तो ये पंक्ति आपका हुंडू का जल प्रताप से लिया गया, जल प्रपात से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी, और ये देखिए पूछा गया क्वेश्चन है। आगे, हुंडू का पानी किस तरह चक्कर काटता है, घोड़ी की तरह, सांप की तरह, सेब की तरह या नर्तकी की तरह, तो ये सांप की तरह चक्कर काटता है। ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे, बाबू आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चनों का आंसर दे रहे होंगे। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, आप सभी अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चनों का आंसर कीजिए, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, और अब एग्जाम पर ध्यान अगर नहीं दीजिएगा तो बाबू माजरा गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए एग्जाम पे मतलब क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, ठीक है, अच्छे से देखिए, कैमरामैन फोकस करो। देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन आपका है, स्वर्ग का एक टुकड़ा है, स्वर्ग का एक टुकड़ा छोटा नागपुर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये पूछा गया क्वेश्चन है। आगे, कामता प्रसाद सिंह काम के द्वारा रचित ये हुंडू का जल प्रपात, ऑप्शन नंबर ए, और ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। आगे, क्या है, किंवदंती के अनुसार हुंडू से निकल कितने मील दूरी पर कुछ लोगों ने हुंडू से भी कई गुना बड़े प्रपात को देखा है। अच्छा, देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि मतलब इनके अनुसार, कुंभदती के अनुसार हुंडू से कितने मील दूरी पर कुछ लोगों ने हुंडू से भी कई गुना बड़े प्रपात, यानी कई गुना बड़ा जो झरना है उसको देखा है, तो वो 7, वो हो जाएगा इसका राइट आंसर, 7 मील दूरी पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। आगे, रांची से क्या है, पुरुलिया वाली सड़क पर कितने मील जाने के बाद हुंडू पहुंचने में एक वाली, क्या है, एक पहुंचने पहुंचने एक वाली सड़क मिलती है। हाँ?
रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर कितने मील जाने के बाद हुंड्रू पहुंचने एक वाली सड़क मिलती? अच्छा, हुंड्रू पहुंचने वाली, अच्छा हुंड्रू पहुंचने वाली सड़क मिलती है, ये नहीं होगा। हुंड्रू पहुंचने वाली सड़क मिलती है कितने मील जाने के बाद, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर 14। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुंड्रू कितना बड़ा प्रपात, क्या है, प्रपात है जहां डैश फुट से पानी नीचे गिरता है, और ये 18 में आपको पूछा गया, तो ये 243 का राइट आंसर हो जाएगा, ये 243। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे, स्वर्ण रेखा एक क्या है? स्वर्ण रेखा एक क्या है? स्वर्ण रेखा एक नदी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे, महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान होना चाहिए। क्या है यहाँ पे? सीधा। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान होना चाहिए। इसका मार्ग देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है? पहुंचने के लिए मार्ग भी होना चाहिए। मार्ग, ओह ओह ओह, क्वेश्चन देख फिर से भाइयों एवं बहनों, फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, ठीक है? थोड़ा हड़बड़ी में गड़बड़ी ना हो जाता है, समझना ना चाहिए आपको। अब देखिए, अरे यार सॉरी, देखिए यहाँ पे 25 में क्वेश्चन देखिए, महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान होना चाहिए। मार्ग, अच्छा एक सेकेंड, महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी होना चाहिए, मार्ग भी होना चाहिए। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी होना चाहिए, ऐसे कैसा मार्ग होना चाहिए? तो वो सीधा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे डैश है, कोनो नहीं। हुंड्रू का पानी निरंतर संघर्ष के साथ चट्टान पर गिरता हुआ मानो डैश की सृष्टि, क्या है, सृष्टि करता है। क्या है? आग, सौंदर्य, इंद्रधनुष और बाढ़। यहाँ पे हो जाएगा सौंदर्य इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, उसको जो क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो, समझ में ना आए, लगे कि आंसर अगर देंगे तो गलत हो जाएगा, तो सीधा है भाई, मत मारना, ठीक है, मत मारना, छोड़ देना। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, हुंड्रू का जलप्रपात पाठ के लेखक है, इसके जो लेखक है वो कांता प्रसाद सिंह काम है। और देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी कौन लिखे हैं, क्या लिखे हैं? तो ये बाल गोविंद भगत लिखे हैं, बाल गोविंद भगत, भगत, ठीक है। उसके बाद प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र जी ईदगाह के लेखक हैं, ईदगाह, जिसमें हम लोग एक बच्चा के बारे में पढ़ते हैं जो कि 4 से 5 साल का है, और उसका नाम क्या है? हामिद है। एक अमीना के बारे में पढ़ते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु। ए हेलो, बताइए तो फणीश्वर नाथ रेणु क्या लिखे हैं? बताइए जल्दी जल्दी बताइए। फणीश्वर नाथ रेणु ठेस लिखे हैं, नहीं ना याद है? अच्छा पटकते हैं आके। फणीश्वर नाथ रेणु क्या लिखे हैं? ठेस लिखे हैं, ठेस, ठेस। आगे 28 क्वेश्चन है, 28 नंबर। ओ बाप, हुंड्रू का जल प्रताप झरना झारखंड, झारखंड राज्य के किस जिले से है? हुंडू का जलप्रपात झरना जो है वो झारखंड राज्य के किस जिले से है? तो वो क्या कर रहे हैं? ये नहीं चल रहा है, वो छोटा नागपुर हो जाएगा, ठीक है। और ये झारखंड के किस राज्य से है? तो ये छोटा नागपुर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब क्वेश्चन नहीं है, 28 क्वेश्चन थे इसमें जो कि इम्पोर्टेंट थे, हम आपको बता दिए, और आशा करते हैं कि सारे क्वेश्चनों को आप अपने माइंड में रखिएगा। जिस भी क्वेश्चन में देखिए भाई, हम अच्छे से आपको बताते हैं, भाई और बहनों अच्छे से समझिए, ठीक है। देखिए, आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं प्रत्येक में, एक शायद उसमें नहीं होता है आपको, जो कौन सा है सोशल साइंस में, और शायद साइंस में भी 80 रहता है ना बाबू, साइंस और सोशल साइंस में 80 रहता है, जिसमें 40 बनाना होता है, क्योंकि 20-20 का प्रैक्टिकल होता है आपका। तो देखिए, जो भी इधर बाकी का है, हिंदी, मैथिली, और क्या कौन सा बचा? हिंदी, मैथिली, और क्या बचा? इंग्लिश, इंग्लिश का छोड़िए, मैथ। अच्छा, हिंदी, मैथिली, और ये हिंदी, मैथिली और मैथ, ये तीनों, ये और जो भी जिसका संस्कृत है उसको संस्कृत, इस सब में क्या होता है? तो ये 100 ऑब्जेक्टिव रहता है। ये 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको 50 बनाने होते हैं, 50 ही बनाने होते हैं, 50। और इस 50 में से आपको सोचिए, जो 100 में से 50 क्वेश्चन को त्याग देना है, छोड़ करके, छांट करके बनाना है, तो कितना ईजी है। तो ये 50 नहीं बना लीजिएगा? नहीं बना लीजिएगा?
आराम से बना लीजिएगा भाई, कोशिश तो कीजिएगा, आराम से बना लीजिएगा। आप सभी भाइयों और बहनों पर मैं पूरा विश्वास है कि आप सभी अच्छे तरीके से सारे आंसरों को करके लीजिएगा। और 50 जो भी 50 क्वेश्चन बनेगा, जिसमें भी 100% आपको विश्वास हो कि ये क्वेश्चन मेरा सही ही होगा, ये गलत नहीं होगा, हमको अच्छे तरीके से याद है, ये जो हम पढ़े हैं वो हमको यही इसका करेक्ट आंसर है, तो वही मारिएगा। ठीक है, जिसमें भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो उसको छाट दीजिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा, बोलेगा बाय बाय टाटा गुड बाय। आगे देखिए, ठीक है, बाकी का जो आपका सब्जेक्टिव है उसके बारे में हम आपको होगा तो एक वीडियो बना देंगे, नहीं तो आपको अच्छे तरीके से हम शायद बता भी चुके हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कीजिएगा। ठीक है, चलिए, और वीडियो को लाइक करके जाइएगा, वीडियो को शेयर करके जाइएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।